हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फ्रेंच पार्लियामेंट। लास्ट सेशन में हम पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट कर रहे थे, जिसमें हमने लेजिस्लेटिव पावर्स है वो की थी। आज भी हम फ्रेंच पार्लियामेंट की जो पावर्स एंड फंक्शंस है इनको कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने लेजिस्लेटिव पावर की और आज हम करेंगे एग्जेक्टिव पावर्स ऑफ फ्रेंच पार्लियामेंट। फ्रेंच पार्लियामेंट में क्या है, जो अपर हाउस एंड लोअर हाउस है इन दोनों को इक्वल पावर्स दी गई हैं एंड इसमें जो पावर्स हैं इसीलिए एक हेड के अंडर ही कवर की जाती हैं। जो एग्जेक्टिव पावर्स है फ्रेंच पार्लियामेंट को कौन कौन सी दी गई हैं। फर्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वो कौन करता है, वो करता है प्रेसिडेंट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अपने ऑफिस पे बने रहने के लिए जो लोअर हाउस है, नेशनल असेंबली है, इसकी मेजोरिटी भी चाहिए, इसका कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। सो प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू एक्वायर द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोअर हाउस। मीन्स उसको जो लोअर चैम्बर है इसके कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। अगर लोअर हाउस नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है वो प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर के अगेंस्ट पास कर देती है, इस केस में उसको रिजाइन देना पड़ेगा। जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, जिसको लोअर हाउस में मेजोरिटी मिलती है वो ही प्राइम मिनिस्टर बनता है। इसीलिए तो बहुत टाइम्स ऐसा हुआ है जब प्रेसिडेंट ने अपने ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को प्राइम मिनिस्टर बनाया है। अगर वो अपनी पार्टी के मेंबर को प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, अगर उसको लोअर चैम्बर की मेजोरिटी कॉन्फिडेंस ना मिला तो उसको रिजाइन देना पड़ सकता है। इसीलिए फर्स्ट वन इज जो गवर्नमेंट चल रही है उस पर कंट्रोल किसका हो गया, पार्लियामेंट का हो गया। नेक्स्ट, बोथ हाउसेस में आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द मिनिस्टर्स। दोनों के दोनों हाउस जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सेनेट एंड नेशनल असेंबली दोनों को इस मैटर में इक्वल पावर्स हैं वो दी गई हैं। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल इज अकाउंटेबल टू नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में जो प्राइम मिनिस्टर है और उसके मिनिस्टर्स हैं, उसकी काउंसिल है, वो अपने हर एक एक्ट के लिए, पॉलिसीज के लिए, प्रोग्राम के लिए अकाउंटेबल है। मीनिंग जो भी वो पॉलिसीज बना रहे हैं उसके लिए जे नेशनल असेंबली में आंसरेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। और अगर नेशनल असेंबली इनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होती तो सेंसर मोशन भी पास कर सकती है, जिस वजह से गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ सकता है। सो नेक्स्ट इज द नेशनल असेंबली पास अ मोशन ऑफ सेंसर। मींस मोशन ऑफ सेंसर क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास कर सकती है टू चैलेंज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि वो अपने हर एक काम के लिए अकाउंटेबल है। अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होते उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चैलेंज करने के लिए, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो 1/10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोअर हाउस है, नेशनल असेंबली है, इसके 1/10 मेंबर्स हैं, वो प्रपोजल ला सकते हैं। जब प्रपोजल टेबल किया जाता है उसके बाद अगर इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पास कर दिया गया, मीनिंग मोशन ऑफ सेंसर पास हो गया, तो इसके बाद जो गवर्नमेंट है वो अब रिजाइन देगी। इस तरह जो नेशनल असेंबली है इसको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। जो पावर्स हैं सेनेट एंड नेशनल असेंबली की इक्वल है, लेकिन जो एग्जेक्टिव मैटर्स हैं इनमें नेशनल असेंबली को ज्यादा पावर्स दी गई हैं। नेक्स्ट इज Parliament can also check the powers of the executive by using means like commissions, cautions, resolutions and debates over the government bills. Means जो गवर्नमेंट के बिल्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर है वो इंट्रोड्यूस करता है। तो जो गवर्नमेंट के बिल्स हैं उनके रिगार्डिंग वो क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, रेजोल्यूशन है वो पास कर सकते हैं, डिबेट
होती है, इंक्वायरी कमीशन है, वो भी बिठाई जा सकती हैं। इस तरह पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करती है। तो इस तरह पार्लियामेंट एक गवर्नमेंट के ऊपर चेक का काम कर रही है, उसको डेस्पोटिक डिक्टेटरशिप होने से बचा रही है। वहां पर पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसीलिए तो वहां पर पार्लियामेंट को भी पावर्स दी गई है एंड एग्जीक्यूटिव को भी पावर्स दी गई हैं। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट आल्सो थ्रेटन नॉट टू पास द बजट। अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करती तो वो उसको थ्रेट देती है कि हम बजट पास नहीं करेंगे। अगर बजट पास ना हुआ मीनिंग कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास नहीं है, तो इस केस में गवर्नमेंट को रिजाइन भी देना पड़ सकता है, इसलिए पार्लियामेंट थ्रेट भी दे सकती है। एंड जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वो अपने हर एक काम के लिए जो पार्लियामेंट है इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स हैं वो नेशनल असेंबली में आंसरेबल अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को भी जी पावर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल लगाती हैं। जो प्रेसिडेंट है ही कैन बी इम्पीच्ड बाय इट, वो इसके लिए इम्पीच किया जा सकता है अगर वो कोई हाई ट्रेजन देशद्रोह करता है। तो इस केस में प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट का मोशन है वो ला सकते हैं। जो इम्पीचमेंट मोशन है उसके लिए हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें डिसीजन लिया जाता है। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में नेशनल असेंबली एंड सेनेट दोनों के इक्वल मेंबर्स होते हैं। इस तरह पार्लियामेंट के पास बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जिस वजह से जो गवर्नमेंट है इसको जे रिस्पॉन्सिबल बनाती है, इसको डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट करने से बचाती है। तो ये हो गए एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर्स। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास बहुत सारी फाइनेंशियल पावर्स भी हैं। पार्लियामेंट कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक। पार्लियामेंट हर एक कंट्री की पार्लियामेंट होती है जो कंट्री के फाइनेंस को कंट्रोल करती है। लाइक दिस फ्रांस की जो पार्लियामेंट है वो भी फाइनेंस को कंट्रोल कर रही है। तो इसके लिए जो एक ऑडिट कोर्ट है वो पार्लियामेंट को असिस्ट करती है, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर सुपरवाइज करती है। तो जो गवर्नमेंट है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, वो जब भी बजट प्रिपेयर करता है उसको सबसे पहले नेशनल असेंबली में टेबल करता है। जब नेशनल असेंबली में पास हो जाता है तो वो सेनेट में टेबल किया जाता है। इस तरह नेशनल असेंबली एंड सेनेट इन दोनों हाउसेस में बजट का पास होना बहुत जरूरी है। अगर बजट नेशनल असेंबली में टेबल कर दिया गया एंड 40 डेज तक उस पर कोई डिस्कशन नहीं होती और उसके बाद वो सेनेट में टेबल किया जाता है, जिसमें फोर्टनाइट में ही उस पर सेनेट को एक डिसीजन लेना होता है। अगर 70 डेज के बिटवीन जो फिनांस बजट है, फिनांस एक्ट है, वो पास नहीं होता है तो जो गवर्नमेंट है उसको ऑर्डिनेंस है इसे इश्यू करने की पावर दी गई है। लेकिन वो पावर्स बहुत लिमिटेड होती हैं, क्योंकि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बजट को रिजेक्ट करने का भी राइट रखती है। सो अगर पार्लियामेंट ने बजट को रिजेक्ट कर दिया तो गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ेगा। तो इसके लिए जो ऑडिट कोर्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे वो है, वो इस गवर्नमेंट की हेल्प करती है, पार्लियामेंट की हेल्प करती है, जिससे बजट पास हो जाता है। एंड जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट एक्सपेंडिचर को कट करने का भी प्रपोजल दे सकती है। इस तरह जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो भी पार्लियामेंट को ही दी गई हैं। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल पावर्स, मींस इलेक्शन के लिए जो हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसके मेंबर्स हैं, उसके मेंबर्स भी कहां से आते हैं? पार्लियामेंट से आते हैं। ये किससे मिलकर बनती है? इट इज कंप्राइजेस ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, मींस सेनेट एंड नेशनल असेंबली, इन दोनों के इक्वल मेंबर्स हैं, इनसे मिलकर बनती है हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें प्रेसिडेंट को इम्पीच भी किया जा सकता है। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसिल मानी जाती है, इस काउंसिल में जो सेनेट एंड नेशनल असेंबली है जी अपनी 3 मेंबर्स हैं,
इनको अपॉइंट कर सकती है। एंड इसके अलावा मेंबर्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द सेनेट्स कम्युनिटी, इसको भी पार्लियामेंट है वो ही इलेक्ट करती है। इस तरह इसके पास बहुत सारी इलेक्टोरल पावर्स है, इलेक्शन के ऊपर जी कंट्रोल कर रही है। जो मेन टू काउंसिल्स हैं, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, जो सबसे प्राइम काउंसिल मानी जाती हैं, इसमें भी जे अपने मेंबर्स को अपॉइंट कर रही है। तो मीनिंग पार्लियामेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड लास्ट वन इज सुपरवाइजरी पावर्स। जो पार्लियामेंट है पूरी की पूरी गवर्नमेंट को, जो स्टेट की हेड है उनको भी सुपरवाइज करती है। प्रेसिडेंट के ऊपर सुपरविजन का काम पार्लियामेंट ही करती है। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अगर चाहे कि हमारी कंट्री में इमरजेंसी की सिचुएशन है, इस स्टेट को डिक्लेयर करना चाहता है, तो इसके लिए उसको पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। अगर पार्लियामेंट जी देखती है कि सच में ही इमरजेंसी की सिचुएशन की जरूरत है, तो तभी जाकर वह अप्रूवल देगी। प्रेसिडेंट बिफोर मेकिंग हिज डिक्लेरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ इमरजेंसी रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। लाइक दिस, अगर मार्शल लॉस है वो मार्शल लॉ डिक्लेयर करती है, तो गवर्नमेंट इसको ओनली एंड ओनली 12 डेज के लिए ही डिक्लेयर कर सकती है। अगर इसके बाद एक्सटेंड करना है तो इसको पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तभी जाकर इम्प्लीमेंट होगी अगर पार्लियामेंट है इसको अप्रूव करती है। पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये भी इफेक्टिव नहीं हो सकती है। एंड जो जी प्रेसिडेंट है, जो गवर्नमेंट है में जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो इंक्वायरीज करनी है, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज को सेटअप कर सकती है। तो जी कमीशन के थ्रू भी गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। तो पार्लियामेंट को बहुत सारी सुपरवाइजरी पावर्स भी दी गई है। इस तरह पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं, जिसको देखकर लगता है कि पार्लियामेंट अपने पावर्स को यूज करती है तो ये सच में ही पावरफुल बन जाती है। लेकिन इसकी एक्चुअल में फ्रांस में क्या पोजीशन है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे, पोजीशन ऑफ द पार्लियामेंट इन फ्रांस। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।